Good afternoon, all of you. Welcome to CGS Coaching. सभी बच्चे कनेक्ट हो जाइए, एक बार कमेंट करके बता दीजिए मुझे। मनीषा रावत जी, प्रणाम। सभी को प्रणाम भाई। होली की शुभकामनाएं सभी को। होली आने वाली है। रिवीजन अच्छे से चल रहा है सभी बच्चों का, एक बार बताएंगे कमेंट करके। चलिए, गांधी का पंचायत मॉडल क्या है उसके बारे में आज पढ़ेंगे। दो तीन चीजें बची है गांधी जी के बारे में डिस्कस करने को, और बाकी चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी डाउट हो पिछली क्लास से लेकर पूछ सकते हैं आप लोग। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, दिस सिस्टम was developed by Gandhi to decentralize the power। गांधी जी के द्वारा ये जो पंचायत मॉडल दिया गया था बच्चों, वो इसलिए दिया गया था, इसके पीछे मेन कारण ये था कि गांधी जी जो पावर है उसको सेंट्रलाइज नहीं करना चाहते थे, उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे। मतलब केंद्र के पास सारी पावर होती है, अगर एक ही जगह पर पूरी पावर रहेगी, सत्ता रहेगी, तो वो उसे कहेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्ति का केंद्रीयकरण। ठीक है। और वो चाहते थे पावर को डिसेंट्रलाइज करना। डिसेंट्रलाइज द पावर का मतलब है शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो गांधी जी ने जो पंचायत मॉडल दिया बच्चों, वो किस लिए दिया? पावर को डिसेंट्रलाइज करने के लिए गांधी जी ने पंचायत मॉडल दिया। ये सबसे बड़ा कारण है पंचायत मॉडल देने का। ठीक है। इस डिसेंट्रलाइज पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया गया? इसके लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में क्या होता है बेटा? टॉप से बॉटम की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ पावर होती है। सबसे टॉप पे होती है पावर,
लेकिन उन्होंने फोकस किया बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ फोकस किया। और उनका विकास का जो केंद्र बिंदु था वो व्यक्ति था, इंडिविजुअल था। वो चाहते थे कि हर एक व्यक्ति का अब पहले विकास पर फोकस किया जाए, हर एक व्यक्ति के विकास पर पहले फोकस किया जाए, तो पूरे देश का विकास अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और हम देश के विकास पर फोकस करेंगे तो इंडिविजुअल व्यक्ति रह जाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा, उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो एक मॉडल होता है बेटा टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, और दूसरा होता है बॉटम टू टॉप। टॉप टू बॉटम जो मॉडल होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, और बॉटम टू टॉप जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। तो गांधी जी ने कौन सा सिस्टम यूज किया? बॉटम टू टॉप सिस्टम यूज किया, जहां पर इंडिविजुअल जो है डेवलपमेंट की पहली यूनिट होगा। तो ही यूज्ड बॉटम टू टॉप सिस्टम, वेयर इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति, इंडिविजुअल will be the unit of will be the unit of development। समझिए, दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया। उन्होंने बॉटम टू टॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिसमें विकास हेतु व्यक्ति पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, और हर व्यक्ति का अगर विकास हो जाएगा तो पूरे देश का विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो गांधी जी के पंचायत मॉडल में सबसे बड़ा कारण था गांधी जी का पंचायत मॉडल देने का कि वो पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहते थे, कि शक्ति एक जगह पर केंद्रित होकर न रह जाए, और गांव का विकास भी होना चाहिए। तो गांव के विकास पर उनका ज्यादा फोकस था, इसलिए उन्होंने टॉप टू बॉटम अप्रोच का इस्तेमाल न करके बॉटम टू टॉप सिस्टम का इस्तेमाल किया, जहां पर बॉटम टू टॉप सिस्टम में क्या होता है, इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उसके विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। रंजना जी, वेरी गुड आफ्टरनून रंजना जी। कल से तो छुट्टी हो जाएंगी आप सब लोगों की, मतलब जहां जहां आप जॉब करते हैं। अपनी भी क्लास कल ही चलेगी, ठीक है ना, फिर उसके बाद मंडे को चलेगी। तो जो भी स्कूल में टीचर हैं, जो भी बच्चे, उनकी छुट्टी हो जाएगी कल के बाद से शायद। क्लियर है ये? तो देखिए, गांधी जी ने बॉटम टू टॉप सिस्टम अप्रोच दिया, और गांधी जी ने कहा कि ये जो पॉलिटी है ना देश की, ये जो पॉलिटी है, ये जो व्यवस्था है देश की, इसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, दोबारा से इसका पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। जहां पर तीसरा पॉइंट, जो पावर है वो एक जनरल बॉडी को दी जाए, जनरल बॉडी को दी जाए, और जो ग्राम सभा से, ग्राम सभा जो कि गांव में होती है बेटा, पता है ग्राम सभा, जिसका मुखिया चुना जाता है वोट के माध्यम से, सरपंच जिसे कहते हैं, प्रधान जिसे कहते हैं। तो ग्राम सभा से शुरू होगी और पार्लियामेंट तक जाएगी, पार्लियामेंट तक जाएगी।
तो इन्होंने कहा कि जो सारी की सारी पावर है वो जनरल बॉडी के पास होगी और जनरल बॉडी में ग्राम सभा से लेके पार्लियामेंट तक सारी चीजें आएंगी जो कानून बनाने का काम करेंगी। ठीक है। तो जनरल बॉडी में ध्यान रखना ग्राम सभा और ग्राम सभा के बाद जो भी चीजें आएंगी और ये पार्लियामेंट तक जाएंगी, ये जनरल बॉडी है, सामान्य संस्था है जिसके पास सारी की सारी पावर होगी। ठीक है ना। कानून बनाने की, लेजिस्लेचर की क्या होगी इनके पास, कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति होगी इनके पास। जो क्रक्स है ना, क्रक्स जो कॉन्सेप्ट है उसको बड़े ध्यान से समझिए आप। ठीक है। इसलिए मैं सीक्वेंस में सारी चीजें बता रहा हूं गांधी जी के पंचायत मॉडल में। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं सभी को, आई होप क्लियर होनी चाहिए। रंजना शर्मा जी कह रहे हैं 3 दिन का हॉलीडे है, बहुत शुभकामनाएं आपको, 3 दिन का हॉलीडे है। मनीषा रावत जी की 2 दिन की छुट्टी है भाई, रंजना जी की 3 दिन की है, तो रंजना जी को ज्यादा फायदा हो गया, 1 दिन एक्स्ट्रा मिल गया। चलिए अच्छी बात है। यहां तक नोट करेंगे सभी बच्चे। अब देखिए एक और चीज ध्यान रखेंगे, एक और चीज यहां पे ध्यान रखेंगे कि हर एक पंचायत में, पंचायत समझते हैं गांव की पंचायत, ये पंचायत मॉडल डिस्कस कर रहे हैं हम गांधी जी का। ठीक है ना। हालांकि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे देश में पंचायत मॉडल चल रहा है। लेकिन जो हमारे देश में पंचायत मॉडल अभी चल रहा है वो बिल्कुल सेम वैसा का वैसा नहीं है जैसा गांधी जी ने प्रपोज किया था। तो गांधी जी की कुछ चीजों को आज की जो लोकल सरकार है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, नगर निगम जो भी है, 73rd और 74th अमेंडमेंट के माध्यम से जो संविधान में जोड़े गए, तो उसमें गांधी जी के सारे विचार शामिल नहीं है। गांधी जी की पंचायत मॉडल से कुछ चीजें ले ली गई हैं और कुछ मॉडिफाई करके शामिल की गई हैं। ठीक है। तो हम यहां प्योर डिस्कस कर रहे हैं गांधी जी का पंचायत मॉडल। वो क्या चाहते थे, तो वो चाहते थे कि हर ग्राम सभा, हर पंचायत में 5 मैन या वोमेन, 5 मैन या वोमेन पूरे गांव से सिलेक्ट किए जाएंगे जो गांव के विकास के लिए कमिटेड रहेंगे। क्या, एवरी पंचायत, यानी कि हर एक पंचायत सिलेक्ट 5 मैन या वोमेन हु आर कमिटेड, हु आर कमिटेड, यानी कि जो विकास करना चाहते हैं देश का, ऐसे 5 महिला या पुरुष को सिलेक्ट किया जाएगा हु आर कमिटेड टू विलेज डेवलपमेंट। विलेज डेवलपमेंट। चौथा पॉइंट समझिए, हर एक पंचायत में 5 पुरुष या महिला सिलेक्ट किए जाएंगे जो गांव का विकास करना चाहते हैं। हर एक पंचायत में 5 महिला या 5 पुरुष सिलेक्ट किए जाएंगे उसी गांव से जो उस गांव का विकास चाहते हैं, जो उस गांव का विकास करने की उम्मीद रखते हैं और काम करने के लिए तत्पर हैं। ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। क्लियर है यहां तक, आगे चला जाए।
चलिए आगे चलते हैं। अब हर एक पंचायत में 5 महिला या 5 पुरुष जो है सिलेक्ट किए जाएंगे। ये हमने बात की, जो उस गांव का विकास करना चाहते हैं। और ऐसी ही दो पंचायत जो है, इसी प्रकार की इसी प्रकार की दो पंचायत एक पार्टी बनाएंगे। एक पार्टी बनाएंगे एक पार्टी बनाएंगे जिसे वर्किंग पार्टी कहेंगे। वर्किंग पार्टी एक पार्टी बनाएंगी जिसका लीडर इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा। जिसका लीडर इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा। आज भी इलेक्शन के माध्यम से हम गांव में सरपंच को चुनते हैं, प्रधान को चुनते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां तक ये कॉन्सेप्ट लागू किया गया है भारत में, लोकल सरकार में। और ऐसी ही 100 पंचायत ऐसी ही जो हर लेवल पर पंचायत बन रही हैं, ऐसी ही 100 पंचायत में से 50 लीडर जो है इलेक्ट किए जाएंगे। ऐसी ही 100 पंचायत में से 50 लीडर्स 50 लीडर्स इलेक्ट किए जाएंगे। थोड़ा सा डिफरेंट है, समझिए। क्योंकि हम एक्चुअल वो मॉडल बता रहा हूं मैं जो गांधी जी ने प्रपोज किया था, तो आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लगे। आप तो पार्लियामेंट के बारे में जानते हो, वो चीजें आपको रटी हुई पड़ी हैं। ठीक है, तो ऐसी ही 100 पंचायत में से 50 लीडर इलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, जिसे हम फर्स्ट ग्रेड लीडर कहेंगे। इन 50 लीडर्स को हम क्या कहेंगे? इन 50 लीडर को हम कहेंगे इन 50 लीडर को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ग्रेड लीडर। फर्स्ट ग्रेड लीडर। इन 50 लीडर को हम कहेंगे फर्स्ट ग्रेड लीडर। क्लियर है? आगे देखिए। इन अ सिमिलर वे इन अ सिमिलर वे ठीक इसी प्रकार सेकंड ग्रेड लीडर भी चुने जाएंगे। सेकंड ग्रेड लीडर भी चुने जाएंगे, जो क्या करेंगे? सुपरवाइज करेंगे। सुपरवाइज यानी कि चेक करेंगे, सुपरवाइज करेंगे वर्क ऑफ फर्स्ट ग्रेड लीडर।
भाई फर्स्ट ग्रेड के लीडर सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको देखभाल करेंगे सेकंड ग्रेड के लीडर, जो भी ऐसे ही चुने जाएंगे जैसे फर्स्ट ग्रेड लीडर चुने जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। और जो टेम्परेरी पार्लियामेंट होगी, टेम्परेरी पार्लियामेंट जो होगी, ध्यान रखना गांधी जी पूरा फोकस ग्राम सभा और लोकल सरकार पर कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट को टेम्परेरी रखा है। जो टेम्परेरी पार्लियामेंट होगी, जो टेम्परेरी पार्लियामेंट होगी वो क्या करेगी बेटा, वो सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। जो टेम्परेरी पार्लियामेंट होगी वो क्या करेगी, प्रोवाइड फैसिलिटी, प्रोवाइड फैसिलिटी टू रिकंस्ट्रक्ट, टू रिकंस्ट्रक्ट पॉलिटी, यानी कि जो पॉलिटी की व्यवस्था है उसको पुनर्निर्माण करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करेगी जो टेम्परेरी पार्लियामेंट होगी। बाकी काम ये सब लोग करेंगे, जो लीडर चुने गए हैं वो लोकल लेवल पर भी काम करेंगे और इंडिया के विकास के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर हर गांव का, हर शहर का, छोटे छोटे शहर का विकास अगर हो जाएगा तो ओवरऑल रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा, इंडिया का विकास हो गया। ठीक है। और जो पार्लियामेंट होगी उसको कुछ स्पेशल काम दिए जाएंगे, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन का काम संभालना है वो पार्लियामेंट संभालेगी, कम्युनिकेशन का काम संभालना है वो पार्लियामेंट संभालेगी। ठीक है ना। दूसरे देशों से रिश्ते की बात आती है वो पार्लियामेंट संभालेगी, लेकिन बाकी सारे विकास कार्य जो है इन लोकल बॉडीज के हाथों में होंगे। क्लियर है। तो जो टेम्परेरी पार्लियामेंट होगी वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और सारी की सारी पावर जो है ग्राम सभा पर आ जाएगी, सारी की सारी जो है पावर ग्राम सभा पर आ जाएगी। इसलिए इसको टेम्परेरी पार्लियामेंट बोला है। ये सिर्फ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी पॉलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, और पॉलिटी का पुनर्निर्माण हो जाएगा, राज्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण जैसे ही हो जाएगा कि जहां पर हमें दिखने लगेगा कि हाँ ग्राम सभा और लोकल सरकार अच्छे से काम करने लगी हैं, तो टेम्परेरी पार्लियामेंट का काम खत्म हो जाएगा। फिर टेम्परेरी जो सारी की सारी पावर है वो ग्राम सभा के पास आ जाएगी और पार्लियामेंट के पास क्या बचेगी बेटा, डिफेंस की पावर बचेगी। अब हम यहां देखेंगे पार्लियामेंट के पास पावर कौन सी बचेगी, पार्लियामेंट के पास पावर कौन सी बचेगी, डिफेंस, डिफेंस की पावर बचेगी पार्लियामेंट के पास। करेंसी की पावर बचेगी, करेंसी जो भारत की करेंसी रेगुलेट करेगी, करेंसी की पावर बचेगी, और इंटरनेशनल रिलेशन की पावर बचेगी, और कम्युनिकेशन की पावर बचेगी। ये पावर जो है पार्लियामेंट के पास होंगी जिन पर पार्लियामेंट काम करेगा। बाकी सारी की सारी पावर जो है ग्राम सभा के पास आ जाएगी, बाकी सारी की सारी पावर जो है ग्राम सभा के पास आ जाएगी। तो ग्राम सभा के पास ज्यादा पावर होगी विकास करने हेतु, और जो पार्लियामेंट होगी देश की वो सिर्फ ये चार काम करेगी। पहला डिफेंस यानी कि रक्षा से संबंधित, दूसरा करेंसी जो भारत की मुद्रा है उससे संबंधित, और इंटरनेशनल रिलेशन अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित, और कम्युनिकेशन यानी कि संचार से संबंधित। ठीक है। तो ये काम बचेगा पार्लियामेंट का। ये गांधी जी का मॉडल है, पंचायत मॉडल बेटा। पंचायत मॉडल क्लियर हुआ, एक बार कमेंट करके बताएंगे, फिर हम सत्याग्रह के बारे में जानेंगे गांधी जी के। चलिए आगे चलते हैं।
सत्याग्रह। सत्याग्रह, तो सत्याग्रह बेटा अगर देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्याग्रह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और दूसरा है आग्रह। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और आग्रह। सत्य का मतलब आप जानते हैं ट्रुथ, और आग्रह का मतलब होता है होल्डिंग। सत्य का मतलब होता है ट्रुथ और आग्रह का मतलब होता है होल्डिंग। आग्रह का मतलब होता है होल्डिंग, पकड़ के रखना। इसका मतलब क्या हो गया, होल्डिंग ऑन द ट्रुथ। इसका मतलब दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा होल्डिंग ऑन द ट्रुथ। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रुथ फोर्स। इसका मतलब हो गया ट्रुथ फोर्स, यानी कि सत्य का बल। सत्य का बल। तो यहां पे गांधी जी ने कहा है कि बेटा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि शोषण, कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कोई भी इनजस्टिस हो रहा है, कोई भी इनजस्टिस यानी कि अन्याय हो रहा है, तो उसको उसको उससे लड़ने के लिए या उसको खत्म करने के लिए सत्य का सहारा लो। उसको खत्म करने के लिए सत्य का सहारा लो। ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस आपने मूवी देखी होगी। कोई आपके साथ कितना भी गलत करे, कोई आपको कितना भी परेशान करे, आपको अहिंसा, आपको सॉरी हिंसा नहीं करनी है, वायलेंस नहीं करना है। ठीक है। सत्य यानी कि अहिंसा के माध्यम से विजय प्राप्त करना है। अहिंसा के माध्यम से बेटा विजय प्राप्त करना है, लोगों का हृदय परिवर्तन करना है कि उसको खुद ही ये महसूस होने लगे कि वो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है, और ये जब महसूस होने लगेगा उसको, तो वो शर्मिंदा हो जाएगा और वो गलत काम करना बंद कर देगा। यही तो दिखाया गया मूवी में, मुन्ना भाई एमबीबीएस, हृदय परिवर्तन। वो एक व्यक्ति ना उसके गेट पर ऊपर वाले फ्लोर से आता है और डेली उसके गेट पर थूक जाता है, और वो रोज ये देखता है, और उसी के सामने वो आकर बाल्टी में पानी भरकर लाता है और उसको साफ करता है। वो थूकता है डेली और वो उसी के सामने उसको साफ करता है। तो एक दिन उसको महसूस हुआ कि मैं थूकता हूं इसके
दरवाजे पर, और ये व्यक्ति मुझसे कुछ कहता नहीं है, लड़ता भी नहीं है, और मेरे सामने ही मैं जो जगह गंदी कर रहा हूं उसको साफ भी करता है ये। तो ये तो गलत है। तो उसको ये महसूस हो गया, उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया, और उसने जो है थूकना बंद कर दिया। समझ रहे हैं? तो हृदय परिवर्तन, ये गांधी जी के विचार हैं। रियल में प्रासंगिक हैं अभी कि नहीं है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। लेकिन गांधी जी के विचार हैं अहिंसा का के माध्यम से, यानी कि हिंसा नहीं करना है, और आपको जो है विजय प्राप्त करना है। ठीक है? क्लियर है? तो वायलेंस के सख्त खिलाफ थे, हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे ये। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको। तो गांधी जी ने सत्याग्रह करने के कई तरीके बताए बेटा। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के कई तरीके बताए, आगे हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी रिकमेंड, गांधी जी रिकमेंड्स वेरियस टेक्निक्स। गांधी जी रिकमेंड्स वेरियस टेक्निक्स फॉर सत्याग्रह। तो गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए कई तरीके बताए, टेक्निक्स बताई। ठीक है ना? जैसे कि पहला, नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन सिविल। आपने इतिहास में ये चीज पढ़ी होगी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में, सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के बारे में। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस। ठीक है? हिजरात, फास्टिंग, स्ट्राइक, फास्टिंग, स्ट्राइक, हिजरात, फास्टिंग एंड स्ट्राइक, ये तरीके बताए उन्होंने सत्याग्रह करने के। नोट करते रहेंगे बच्चा सभी। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस, फास्टिंग, स्ट्राइक। फास्टिंग का मतलब समझ रहे हैं? फास्टिंग का मतलब समझ गए होंगे, भूख हड़ताल। भूख हड़ताल। स्ट्राइक का मतलब हड़ताल। ठीक है? ये चार तरीके बताए, इस इतिहास में आपने डिटेल में पढ़े होंगे जे।
असहयोग का मतलब है कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका सहयोग देना बंद कर दो, वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, सिविल डिसोबीडेंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन इतिहास में गांधी जी ने इस्तेमाल किया। फास्टिंग, भूख हड़ताल पर बैठ जाओ कि हम खाना नहीं खाएंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे। तो मोरल प्रेशर बनाना सामने वाले के ऊपर, हिंसा तो नहीं कर रहे, मोरल प्रेशर बना रहे हैं, नैतिक दबाव। स्ट्राइक, हड़ताल कर देना। भाई फैक्ट्री के कर्मचारी हैं, अगर फैक्ट्री का मालिक कर्मचारियों को परेशान कर रहा है या कर्मचारियों का वेतन नहीं बढ़ा रहा है, कर्मचारियों को वेतन नहीं दे रहा है, तो फैक्ट्री के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठ जाएंगे, जिससे फैक्ट्री का काम रुक जाएगा। और फैक्ट्री का काम रुक जाएगा तो फैक्ट्री मालिक पर दबाव बनेगा कि काम नहीं हो रहा है भाई, तो फिर उसलिए वो वर्कर्स की बात को मान लेंगे। समझ रहे हैं? तो इनका इस्तेमाल आज भी लोग करते हैं। अन्ना हजारे ने किया था लोकपाल और लोकायुक्त को पास करवाने के लिए, सभी लोग करते हैं। केजरीवाल जी की सरकार का जन्म वहीं से माना जाता है, हड़ताल से। अन्ना हजारे जी साथ में थे। ठीक है बेटा, क्लियर है? आगे हम बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे जो है इनकी जो एक लास्ट थ्योरी है वो है ट्रस्टीशिप। इनकी थ्योरी है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप की थ्योरी। गांधी जी ट्रस्टीशिप। तो इसमें उन्होंने कहा है, एक ही बात कहा है कि संसाधनों का इस्तेमाल संसाधनों का इस्तेमाल पब्लिक ट्रस्ट के रूप में करना चाहिए। पब्लिक ट्रस्ट, करना चाहिए। चाहे कोई रिच पर्सन है या कोई पुअर पर्सन है, कोई अमीर आदमी है कोई गरीब आदमी है, सबका रिसोर्सेज पर, जो संसाधन है उन पर सबका बराबर का अधिकार है। और कोई जो रिच व्यक्ति है वो अगर उसके पास ज्यादा धन है, ज्यादा संपत्ति है, तो गांधी जी ने कहा है कि वो रिच व्यक्ति, वो अमीर व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन इकट्ठा हो गया है, वो उसका मालिक नहीं है, वो उसका ऑनर नहीं है, सिर्फ केयर टेकर है। क्या है? ऑल रिच persons are not owner of their property, but they are caretaker, यानी कि रखवाली, यानी कि देखभाल, देखभाल करने के लिए हैं। आप मालिक मत समझना अपने आप को इतनी संपत्ति का। ठीक है ना? जितना आपको लाइफ सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेस की जरूरत है उतना इस्तेमाल करो और बाकी को छोड़ दो, बाकी को आगे के लोगों के लिए छोड़ दो। ठीक है ना? तो एक वर्ड आता है बेटा कॉमन ओनरशिप। क्या वर्ड आता है? कॉमन ओनरशिप।
कॉमन ओनरशिप, इसका मतलब है कि अगर कोई पार्क है, पार्क वो मेरा है, लेकिन उसे इस्तेमाल सब करेंगे। आपका है लेकिन उसे इस्तेमाल सब करेंगे, इसे कहेंगे कॉमन ओनरशिप। मतलब सबकी ओनरशिप बराबर है भले ही वो आपका, लेकिन उसे इस्तेमाल सब करेंगे। ठीक है ना? इसलिए धन इकट्ठा नहीं करना है, और धन अगर आपके पास है भी तो आप उसके मालिक नहीं हो, अपने आप को मालिक मत समझना, आप सिर्फ उसके केयर टेकर हो, देखभाल करने वाले हो। आपको जितना लाइफ जीने के लिए चाहिए उतना इस्तेमाल कर लो, बाकी के को छोड़ दो और लोगों के लिए या आने वाली जनरेशन के लिए। ठीक है? तो इन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति है अगर कुछ कमाता है तो वो कमाई पूरी सोसाइटी की है, सिर्फ आपकी नहीं है। ठीक है ना? अगर कोई व्यक्ति कुछ कमाता है तो वो कमाई सिर्फ उस व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरी सोसाइटी की है। आपको सिर्फ उतना अलाउ किया गया है कि आप उतना खर्च करें जितना जो है लाइवलीहुड या अपना जीवन यापन करने के लिए जरूरत है। रेस्ट जो बचा हुआ है वो सोसाइटी और कम्युनिटी, समुदाय के लिए छोड़ दें आप। ये है ट्रस्टीशिप की थ्योरी गांधी जी की। तो गांधी जी का पंचायत मॉडल आज हमने डिस्कस किया, और गांधी जी का सत्याग्रह का क्या कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया, और गांधी जी का ट्रस्टीशिप का क्या कॉन्सेप्ट था वो डिस्कस किया हमने। ठीक है? विजेंद्र जी गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। क्लियर है ना बेटा सभी को? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, फिर हम नेहरू स्टार्ट करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पॉलिटिकल थॉट। चलिए आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले इनका परिचय देखते हैं थोड़ा सा, बायोग्राफी। कोई बताएगा नेहरू जी का जन्म कब हुआ? सभी को पता होना चाहिए भाई, उस दिन को हम सेलिब्रेट भी करते हैं। 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म हुआ। ठीक है? और आप जानते हैं ये बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करते थे,
बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, क्योंकि उस समय इनके पिताजी जो मोतीलाल नेहरू थे वो जाने माने वकील थे, लॉयर थे, एडवोकेट थे। ठीक है, क्लियर है। इनके पिताजी जो है मोतीलाल नेहरू थे, जो कि बैरिस्टर थे और कश्मीरी पंडित थे। ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके हैं मोतीलाल नेहरू, 1919 में और 1928 में। फादर इनके मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, फादर इनके मोतीलाल नेहरू जो कि लॉयर थे, लॉयर और कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी पंडित थे और 2 टाइम्स, 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी है उसके प्रेसिडेंट रह चुके हैं। प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1919 में और 1928 में। 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट इनके पिताजी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये तीन भाई बहन जो मोतीलाल नेहरू हैं, इनके 3 बच्चे, एक तो नेहरू हो गए और इसके अलावा 2 इनकी सिस्टर हो गई। एक नेहरू हो गए और 2 इनकी सिस्टर हो गई। ठीक है ना। इनकी सिस्टर का नाम काफी सुना होगा आपने, चर्चा में रहा था क्योंकि बड़ी फेमस है। जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, यूएनजीए, उसकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी विजय लक्ष्मी। जो इनकी सिस्टर हैं विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी वो यूएन जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की विजय लक्ष्मी। काफी फेमस है विजय लक्ष्मी, इनकी सिस्टर हैं। क्लियर है, नोट करते रहिए भाई। क्योंकि अमीर शुरू से ही थे, धनवान परिवार से रिलेट करते थे, खूब पैसा था इनके पास, खूब संपत्ति थी, अमीर व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें जो है प्राइवेट ट्यूटर खुद घर पढ़ाने आते थे, घर पे ही ये पढ़ते थे शुरुआत में। ठीक है, इनके घर का नाम था, इनका जो घर था उसे आनंद भवन कहते थे, आनंद भवन, आनंद भवन। और यहीं पर प्राइवेट ट्यूटर, प्राइवेट टीचर इन्हें पढ़ाने आते थे। प्राइवेट ट्यूटर इन्हें पढ़ाने आते थे। बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बायोग्राफी, ठीक है ना, जिससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो नेहरू को लेकर। तो खूब अमीर व्यक्ति थे भाई, प्राइवेट ट्यूटर पढ़ाने आते थे इनको। अब शुरुआत में तो पढ़े, उसके बाद ये जो है 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में गए और ग्रेजुएट किया इन्होंने नेचुरल साइंस में।
तो आगे चलें भाई, बताएं आप, आगे चलें। 1907 में, 1907 में ट्रिनिटी कॉलेज, ट्रिनिटी कॉलेज में गए, ठीक है, कैम्ब्रिज, और वहां से नेचुरल साइंस में ग्रेजुएशन किया। कैम्ब्रिज, और ग्रेजुएशन किया वहां पे, ग्रेजुएशन इन नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस में वहां जाके इन्होंने ग्रेजुएशन किया। नोट करते रहिए, कोई डाउट है तो पूछते रहिए। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद 1910 में, 1910 में मूव्ड टू लंदन, लंदन चले गए, लंदन चले गए, और वहां पर इन्होंने लॉ की डिग्री ली इनर टेम्पल इन से, लॉ डिग्री ली कहां से, इनर टेम्पल इन, इनर टेम्पल इन जगह है, तो वहां से इन्होंने लॉ की डिग्री ली 1910 में। अब इनका एडवोकेट का जो करियर है वो शुरू होता है, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट हो चुके थे लंदन से, और उससे पहले नेचुरल साइंस में ग्रेजुएट हो चुके थे। फिर इनका जो है एडवोकेट वाला करियर शुरू हुआ। एडवोकेट वाला करियर शुरू हुआ इनका। तो अगस्त 1912 में, अगस्त 1912 में इन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगस्त 1912 में, अगस्त 1912 में लॉ प्रैक्टिस स्टार्टेड इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, लेकिन ये इनका जो प्रैक्टिस है, या कहें उतने अच्छे, उतने अच्छे लॉयर नहीं थे उस समय, जिस प्रकार इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू का, वो भी लॉयर थे, उतने फेमस नहीं थे ये, ठीक है। इन्होंने बस लॉ प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो जिस प्रकार इनके पिताजी फेमस हुए थे लॉ बैरिस्टर के नाम से, या बैरिस्टर के काम से, या एडवोकेट के काम से, उतने प्रैक्टिस, उतनी फेमस ये नहीं हो पाए, ठीक है ना, क्योंकि इनका इंटरेस्ट उसमें नहीं था। किस वजह से फेमस नहीं हो पाए? लॉ में इनका इंटरेस्ट नहीं था, इनका इंटरेस्ट तो कहीं और ही जा रहा था, समझ रहे हैं? तो इसलिए पिताजी की तरह ये इतने फेमस नहीं हो पाए। अब इनका इंटरेस्ट तो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे पॉलिटिक्स में इंडियन पॉलिटिक्स और नेहरू कैसे आगे बढ़ा भाई ये सिलसिला। इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति, और नेहरू का ये जो सिलसिला है आगे कैसे बढ़ा। तो ध्यान रखिए, भारतीय राजनीति में, इंडियन पॉलिटिक्स में नेहरू जी का इंटरेस्ट या नेहरू जी की रुचि उसी समय पैदा हो गई थी जब ये ब्रिटेन में थे। तो इंटरेस्ट इन
इंडियन पॉलिटिक्स कब से स्टार्ट हो गया था? जब ये ब्रिटेन में थे। जब ये ब्रिटेन में थे तभी से इंडियन पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट पैदा हो गया था। ठीक है ना? और जब ये इंडिया वापस आए, जब ये इंडिया वापस आए 1912 में, तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक पटना सेशन हुआ था वो अटेंड किया। थोड़ी सी हिस्टोरिकल चीजें भी इसमें शामिल हैं। आगे चलते हैं। जब ये 1912 में इंडिया लौटे तो एक महीने के अंदर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ पटना में। 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ, एनुअल सेशन मीटिंग, एनुअल सेशन हुआ पटना में। ये अटेंड किया, अटेंडेड बाय नेहरू। नेहरू ने अटेंड किया इसको। 1912 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पटना सेशन हुआ था, एनुअल सेशन, वार्षिक सेशन, उसको नेहरू जी ने अटेंड अटेंड किया। ठीक है ना? और साथ ही साथ उस समय जो गांधी जी की एक्टिविटी चल रही थी, गांधीज एक्टिविटी इन साउथ अफ्रीका, एक्टिविटीज इन साउथ अफ्रीका, इससे काफी प्रभावित हुए, इससे काफी प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए। जो गांधी जी मूवमेंट चला रहे थे, एक्टिविटी कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, तो उससे भी काफी प्रभावित हुए ये। ठीक है ना? उस समय गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, इनके विचारों से नेहरू जी सहमत नहीं थे। इनके विचारों से नेहरू जी सहमत नहीं थे। अब कारण है भाई, क्यों क्यों सहमत नहीं थे? क्योंकि गोखले साहब कहते थे कि आजादी की बात करना पागलपन है। क्यों? क्योंकि गोखले साहब कहते थे, गोखले कहते थे कि आजादी की बात करना मैडनेस है, एक पागलपन है। एक पागलपन है, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते थे। सपोर्ट करते थे कुछ मामलों में, कंप्लीटली नहीं कहेंगे, कुछ मामलों में। ठीक है? आगे चलते हैं।
अब देखिए, इसके बाद थोड़े आगे बढ़े तो 1916-17 में होम रूल लीग मूवमेंट हुआ। 1916-17 में होम रूल लीग मूवमेंट हुआ। 1916-17 में क्या हुआ? होम रूल लीग मूवमेंट हुआ, जो किसने किया? एनी बेसेंट और तिलक। एनी बेसेंट और तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने किया होम रूल लीग मूवमेंट 1916-17 में। इस मूवमेंट का प्रभाव भी नेहरू पर पड़ा। इस मूवमेंट का प्रभाव भी नेहरू पर पड़ा। और उसके बाद 1922 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था यूपी में, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 1920 में, उसके बाद 1920 में पार्टिसिपेटेड पार्टिसिपेटेड इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन यूपी, स्टार्टेड इन यूपी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो यूपी में स्टार्ट हुआ, उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। और उसी समय जो है, गांधी जी ने चोरा चोरी जो इंसिडेंट थी, उसकी वजह से मूवमेंट को क्लोज कर दिया। चोरा चोरी जो घटना थी, उसकी वजह से मूवमेंट को स्टॉप कर दिया। क्लियर है यहां तक भाई? कमेंट आ रहे हैं क्या? कोई डाउट है बेटा बताइए। क्लियर है बेटा यहां तक? तो जो है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसको क्लोज कर दिया गया चोरा चोरी घटना की वजह से। इस वजह से जो कुछ कांग्रेस के लीडर थे, वो गांधी जी से सेटिस्फाई नहीं थे। इसकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ कांग्रेस लीडर थे वो गांधी जी की इन बातों से सेटिस्फाई नहीं थे। और इस चक्कर में जो मोतीलाल नेहरू, जो कि नेहरू जी के पिता थे, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली। मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास फॉर्म्ड ऑन पार्टी, अपनी खुद की पार्टी बना ली, जिसको नाम दिया गया स्वराज पार्टी, जिसको नाम दिया गया बेटा
स्वराज पार्टी, और ये 1923 में उन्होंने बनाई। 1923 में जो मोतीलाल नेहरू थे और सी आर दास उन्होंने नई पार्टी बनाई, अपनी खुद की पार्टी, जिसे स्वराज पार्टी नाम दिया गया 1923 में। ठीक है, क्लियर है? लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिताजी के द्वारा बनाई गई स्वराज पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। वो स्टिल जो है गांधी जी के साथ थे, स्टिल रिमेन विथ गांधी। वो गांधी जी के साथ ही बने रहे। उन्होंने अपने पिताजी के द्वारा बनाई गई पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, वो स्टिल जो है गांधी जी के साथ बने रहे। और 1927 में बेटा क्या होता है कि ब्रिटिश को जो गवर्नमेंट है वो साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट करती है। 1927 में क्या होता है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन। 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया, यह देखने के लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 की वर्किंग को चेक करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रपोज करने के लिए। ठीक है, तो 1927 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को अपॉइंट किया। साइमन कमीशन के दो काम थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, उसकी वर्किंग को देखने के लिए, प्लस कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स प्रपोज करने के लिए, प्रपोज करने के लिए साइमन कमीशन का अपॉइंट किया गया था। और साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे उनमें से भारतीय कोई नहीं था, इसलिए उसका विरोध हुआ। पूरे राष्ट्र में उसका प्रोटेस्ट हुआ, उसका विरोध हुआ। ठीक है ना। फिर 1927 दिसंबर में मद्रास सेशन हुआ कांग्रेस का। 1927 दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ। दिसंबर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मद्रास सेशन हुआ। वहां पर दो डिसीजन लिए गए कि पहला, साइमन कमीशन का विरोध, साइमन कमीशन का विरोध नेशन वाइड हो रहा था, पूरी प्रोटेस्ट चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि साइमन कमीशन के जितने भी सदस्य थे उसमें भारतीय कोई नहीं था। तो साइमन कमीशन का विरोध करने का फैसला किया गया, उसको बाइकआउट करने का फैसला किया गया। ठीक है ना। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस सेटअप की गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट तैयार करेगी। सेटअप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो डिसीजन मद्रास सेशन में लिए गए, साइमन कमीशन को बाइकआउट करना है और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को सेटअप करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ठीक है। और इसी के चलते आगे बढ़ते बढ़ते 19 मई 1928 को एक कमेटी बनाई गई जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसी के चलते जो है 19 मई 1928 को एक कमेटी बनाई गई जो
कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेगी। बेटा यहां तक क्लियर हो रहा है? एक बार कमेंट मुझे दिख नहीं रहे हैं, एक बार आप बता देंगे। एक मिनट में कमेंट आपके यहां देखता हूं, थोड़ा सा वेट करेंगे बस। चलिए ठीक है, अभी यहां आ गया है। तो इसी के चलते हुए एक कॉन्फ्रेंस हुई, और कब हुई? 19 मई 1928 को, जहां पर एक कमेटी बनाई गई, और वो कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये जो कमेटी बनाई गई 1928 में, मोतीलाल नेहरू को इसका चेयरमैन बनाया गया। जो कमेटी बनाई गई उसका चेयरमैन मोतीलाल नेहरू को बनाया गया, जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ठीक है, और कमेटी ने जो है, जिस कमेटी के चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में अगस्त 1928 में। कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। कमिटी जिसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी अगस्त 1928 को। कब? अगस्त 1928 को। तो बेटा ध्यान रखना, ये जो रिपोर्ट थी ना, इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेहरू रिपोर्ट। ये जो मोतीलाल नेहरू के गाइडेंस में जो कमेटी थी, जिसके चेयरमैन मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस रिपोर्ट में क्या था? इस रिपोर्ट के अंदर इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया इंडिया जो है ब्रिटिशर्स से डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी। मतलब पूर्ण स्वराज नहीं, डोमिनियन स्टेटस के, हमें अपना शासन व्यवस्था चलाने की परमिशन दे दी जाए। पूर्ण आजादी नहीं, डोमिनियन स्टेटस मतलब जिस प्रकार आप ब्रिटिशर्स डोमिनेट कर रहे हो हमारे ऊपर, तो हमें अपना शासन व्यवस्था चलाने की खुद परमिशन दे दी जाए। तो ये डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही थी, इस रिपोर्ट में ये जिक्र किया गया है। क्लियर है? डोमिनियन स्टेटस की मांग हुई नेहरू रिपोर्ट में, ब्रिटिश एम्पायर से नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया की डिमांड की गई। ठीक है, लेकिन नहीं दिया। लेकिन जो लॉर्ड इरविन थे, जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने 31 अक्टूबर 1929 को, लॉर्ड इरविन
लॉर्ड इरविन ने 31 अक्टूबर 1929 को 31 अक्टूबर 1929 को जो है डिक्लेयर कर दिया डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया, लेकिन डेट मेंशन नहीं थी। डिक्लेयर्ड डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडिया बट नॉट मेंशनड डेट, कि कब से, बट नॉट मेंशनड एनी डेट, कि कब से डोमिनियन स्टेटस मिला है, बस डिक्लेयर कर दिया कि हां हमने दिया। ठीक है, तो न तो साइमन कमीशन जो अपना काम करने आया था उससे इंडियन लोगों को सेटिस्फेक्शन मिला, और ना इरविन जो डिक्लेरेशन था उससे कांग्रेस को सेटिस्फेक्शन मिला, किसी से भी, ना तो साइमन कमीशन से ना इरविन का जो डिक्लेरेशन था, इनमें से किसी से भी जो है कांग्रेस सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं बताया। इसलिए इसलिए नेहरू रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट को पास किया गया कलकत्ता सेशन में 1928 में, और उसी के बीच जो है अप्रैल 1928 में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फॉर्म की गई। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फॉर्म की गई, जिसमें सुभाष चंद्र बोस एज ए सेक्रेटरी थे, और उसके अलावा एस एस अयंगर जो प्रेसिडेंट थे उसके। ठीक है ना, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार बैकग्राउंड क्लियर हो जाए, है ना। आज की क्लास आपको पॉलिटिकल साइंस की कम लग रही होगी, हिस्ट्री की ज्यादा लग रही होगी, पर मुझे जरूरी लगा ये चीजें बताना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और फिर जो है नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया बेटा 31 दिसंबर 1929 को, और कांग्रेस ने भी इस रिपोर्ट को एज इट इज एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, एज इट इज एडॉप्ट कर लिया मतलब डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, तो वो डोमिनियन स्टेटस की जो मांग भारत को मिल गई थी उसको एज इट इज स्वीकार कर लिया, रादर देन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता की बजाय डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया इंडिया ने भी, यानी कि कांग्रेस ने भी। ठीक है ना, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड छोड़ दी। क्लियर है। लेकिन कुछ आपसी मतभेद और जो विचारों का मैच नहीं हो रहा, जो चीजें मांग रहे थे इंडिया के वो नहीं दे रहे, इसीलिए उन्होंने जो लाहौर सेशन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है लाहौर सेशन, 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस ने अपने लाहौर सेशन में एक पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया। लाहौर सेशन, कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया, यानी कि अब हमें कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए। अब हमें कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए। ये नेहरू जी का पॉलिटिकल कैरियर हम देख रहे हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम उनके जो आइडियाज हैं जो उनकी किताब से लिए गए हैं वो देखेंगे। क्लियर है, तो पूर्ण स्वराज की मांग भाई हो गई, तो अल्टीमेटली जो है पूर्ण स्वराज की मांग हो गई, और पूर्ण स्वराज की मांग होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। 1 साल बीत जाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्लियर है।
तो ऐसे हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू का पॉलिटिकल कैरियर कैसे शुरू हुआ, किन किन आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया और कहां कहां पॉलिटिकल जो टास्क थे, जो पॉलिटिकल अफेयर्स थे, उसमें वो इन्वॉल्व होते गए और एक नेशनल लीडर के रूप में इमर्ज होकर सामने आ गए। एक नेशनल लीडर के रूप में इमर्ज होकर सामने आ गए और वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। ठीक है। इसके इसके बीच में जो है क्रिप्स मिशन भी आया, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला। तो बहुत सारी ये सारी चीजें चलती गई और इनका इन चीजों की वजह से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो नेशनल लीडर उभर कर आने लगे। क्या हमारा मकसद क्या था? नेशनल लीडर, इमर्जिंग ऑफ नेहरू, इमर्जिंग ऑफ नेहरू एज अ नेशनल लीडर। राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरकर सामने आए पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है बेटा यहां तक? तो कल की क्लास में हम नेहरू के सभी पॉलिटिकल आइडियाज डिस्कस कर लेंगे, जो भी उनके आइडियाज थे। ठीक है ना? उनकी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया और उनकी ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, यहाँ से, और जो उनकी राइटिंग्स हैं अलग अलग, वहाँ से पॉलिटिकल जो विचार हैं, पॉलिटिकल थॉट हैं, वो शामिल किए गए हैं। तो वो हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और कल नेहरू के पॉलिटिकल थॉट, नेहरू जो थिंकर हैं, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, उसको खत्म कर देंगे। ठीक है? रिवीजन करके आइएगा। आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैंने बताया, उनका पॉलिटिकल करियर कैसे शुरू हुआ और कैसे वो भारत के अंदर एक नेशनल लीडर के रूप में उभर कर सामने आए, कहां कहां उनका जुड़ाव रहा, कहां कहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया, कौन कौन सी एक्टिविटी में हिस्सा लिया, वो सारी चीजें हमने देखी। ठीक है? तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हैं। देख लेते हैं। हमने शुरुआत की क्लास में हमने गांधी की पंचायत मॉडल को देखा, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, क्लियर होगा सबको। उसके बाद जो है पंचायत में फर्स्ट ग्रेड लीडर और सेकंड ग्रेड लीडर की हमने चर्चा की। उसके बाद गांधी जी के सत्याग्रह को हमने देखा। ठीक है? बेसिक मीनिंग समझा। और गांधी जी ने कुछ टेक्निक्स बताई सत्याग्रह करने की, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडेंस, फास्टिंग और स्ट्राइक। ट्रस्टीशिप की थ्योरी बताई गांधी जी ने, जिसमें कहा कि संसाधनों पर सभी का बराबर का अधिकार है। कोई धनवान व्यक्ति ये ना समझे कि उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो उसका मालिक है, वो उसका केयर टेकर होगा। ठीक है? फिर जवाहरलाल नेहरू पर आए, इनकी बायोग्राफी हमने डिस्कस की। बेसिक कश्मीरी पंडित थे ये। बेटा कश्मीरी पंडित को लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है। क्यों? क्योंकि कश्मीर फाइल्स, कश्मीर फाइल्स मूवी, कश्मीर फाइल्स मूवी में दिखाया गया है कि किस प्रकार कश्मीर में पंडितों पर अत्याचार हुआ, उनका शोषण हुआ और पंडितों को अपने घर, जमीन, जायदाद सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। है ना? कश्मीर फाइल्स देख सकते हैं आप, सच्ची जानकारी के लिए कश्मीर फाइल्स। आगे हमने डिस्कस किया कि उन्होंने नेचुरल साइंस में कैम्ब्रिज गए और लॉ डिग्री लंदन से ली। फिर एडवोकेट का कैरियर उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में शुरू किया। उसके बाद इनका ये पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हो गया। ठीक है? उन्होंने होम रूल मूवमेंट में भी हिस्सा लिया, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा इसको चलाया जा रहा था। फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन अपॉइंट किया, इसका काम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो भारत शासन अधिनियम 1919 की वर्किंग को देखना और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ रिफॉर्म सजेस्ट करना। ठीक है?
और फिर जो है 1927 में मद्रास सेशन में दो डिसीजन लिए गए। साइमन कमीशन को बाइकआउट करना है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस को सेटअप करना है जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करेगी। ठीक है, और उसके बाद जो नेहरू रिपोर्ट है उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट की, और जो है जिसमें डोमिनियन स्टेटस मांगने की बात कही गई थी। क्लियर है? तो ये चीज हमने डिस्कस की, आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। कल हम नेहरू को कंप्लीट